नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स क्लास 12 का एजुकेटर हूं और आप इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका आज पहला लेक्चर है। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी क्लास पे रहेंगे और भी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो रही आज के क्लास का ट्रेलर। तो अब हम देखेंगे चीज़ों को क्या क्या हमें कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, अब तक थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं अगर हम, तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अगर हम चैप्टर 2 पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था, वैद्युत विभव के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर चैप्टर 3 की बात करते हैं, चैप्टर 3 क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। चैप्टर 3 क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और चैप्टर नंबर 5 के अगर हम जब बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में हमने बताया था कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, चुंबकीय व्यवहार के बारे में हमने देखा था। चुंबकीय व्यवहार के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो ये 5 चैप्टर आपके फुली लेक्चर भी खत्म हो गए हैं। इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो भी था, सारी चीजों को मैंने खत्म कर दिया। आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 को समझने के लिए आपको जरूरी क्या है कि पांचों जो चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि एक अहम रोल रहेगा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लगता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ आपके नहीं बनते हैं, बहुत ही आपके क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो चलते हैं। और बहुत ही सीमित चीज़ें ही आपके सिलेबस में हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। हम लोग लेक्चर पहले ख़त्म करेंगे, लेक्चर के बाद इसके डेरिवेशन, जितने भी न्यूमेरिकल, सारी की सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक को समझने के पहले हम एक बार फिर से पढ़ेंगे आज क्या होता है चुंबकीय या चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। सबसे पहले इस टॉपिक को हम समझते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इस चीज को कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, जिसको हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चलिए बच्चों समझते हैं क्या है चुंबकीय फ्लक्स। आइए देखें। देखिए, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए एक चीज होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होती है, इसको समझते हैं। अगर मान के चलिए जैसे ये व्हाइट बोर्ड है और इस व्हाइट बोर्ड के मैं सामने खड़ा हूं। ठीक है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड देखूंगा तो इसका प्रोजेक्शन किसके साइड है? मेरे साइड है। तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी? मेरे साइड होगी। अगर हम इस छत की बात करें, जो ऊपर छत बना है, इस छत की बात करें तो इस छत को अगर हम देख रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ प्रोजेक्शन दे रहा है। अगर फर्श की बात करें तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ है? ऊपर की साइड है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास एक डस्टर है, डस्टर आप देख रहे हैं। अब इस डस्टर का ए वाला सिरा आपकी साइड में है। किसके साइड में है? कैमरे के साइड में, आपकी स्क्रीन के साइड में है। अगर यहां से कोई फील्ड लाइन निकलेगी, फील्ड लाइन छोड़िए, पहले एरिया वेक्टर देखिए, इसका एरिया वेक्टर किधर है? आपके साइड में। इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन की एरिया वेक्टर किधर है? इधर है। यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये ऊपर का जो सरफेस है, यहाँ के एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम इस साइड का देखना चाहें तो इधर साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में।
नीचे के एरिया वेक्टर की बात करें तो नीचे का प्रोजेक्शन देगा, अगर इसके पीछे जाए तो मेरी तरफ आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये है एरिया वेक्टर। अब आपको चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक तरीके का भौतिक राशि है जो इस चीज को बताता है कि किसी एकांकी क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व क्या है। मतलब कहने का मतलब इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आई? मतलब किसी एकांकी क्षेत्रफल में अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की घनत्व को पता करना है, इन सब चीजों को, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब फ्लक्स आपके कई तरीके से हो सकता है। फ्लक्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स आपका नेगेटिव हो सकता है, फ्लक्स आपकी जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या है? फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने मान लिया ये व्हाइट बोर्ड ही मेरा एरिया वेक्टर है, हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सापेक्ष में इस व्हाइट बोर्ड का, अगर व्हाइट बोर्ड से फील्ड लाइन निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेरे सापेक्ष में इस व्हाइट बोर्ड से फील्ड लाइन जो निकल रही है वो पॉजिटिव कब होंगी? जब फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। फ्लक्स का धनात्मक होने का मतलब क्या है कि फील्ड लाइन आपकी बाहर निकल रही है। फ्लक्स का ऋणात्मक होने का मतलब है कि आपके सापेक्ष में फील्ड लाइन जो है, फील्ड लाइन का मतलब है जो कि चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, वो आपसे दूर जा रही हैं। और फ्लक्स का जीरो होने का मतलब है कि फील्ड लाइन आ ही नहीं रही है आपसे, मतलब आपकी तरफ आ ही नहीं रही है। ये बात समझ में? तो ये तीनों तरीके से हो सकता है। अब बच्चों एक चीज समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने ले लिया एक कोई सरफेस एरिया है, ये क्या है? कोई सरफेस एरिया हमने ले लिया। इस बात को समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है किधर है? यहां पर इसका एरिया वेक्टर है। अब इससे थीटा कोण बनाकर फील्ड लाइन यहां से निकल रही है। मानते हैं कितना अंश है? थीटा कोण निकालकर वेक्टर बी यहां से निकल रहा है। इस तरीके से फील्ड लाइन यहां पे निकल रही है। ये बात समझ में कि नहीं? यहां पे देखिए, इधर देखिए, अगर हम बात करें ये फील्ड लाइन की जो तीव्रता है, फील्ड लाइन बोले तो चुंबकीय बल रेखाओं की, यदि हम तीव्रता को बी मान लें और इस सतह का जो एरिया वेक्टर वो कितना वेक्टर ए है और इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है? फाइव ई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा यही है, थीटा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और आपका एरिया वेक्टर के बीच में बना कोण होता है। अब इस चीज को परिभाषित कैसे करते हैं, आइए इस बात को समझेंगे। देखिए यहां पे अगर ये पूछी जाए किस तरीके की राशि है, तो हम लिखेंगे यहां पे सदिश राशि होती है, टेंसर क्वांटिटी। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? डेफिनेशन लिखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण है, चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। आगे लिखते हैं, यदि हम किसी एक समान, यदि हम किसी एक समान, यदि हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में चुंबकीय क्षेत्र
वेक्टर बी में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के लंबवत कोई बी के लंबवत कोई पृष्ठ लें बी के लंबवत है, या लिख लें बी से थीटा कोण पर, बी से थीटा कोण बनाकर पृष्ठ लें जिसका क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कितना हो, वेक्टर ए हो, तब इस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स जो है हमारा फाई बी, वो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, d है, और एरिया वेक्टर कितना है, a है, और इनके बीच में बना कोण कितना है, थीटा है। तो फाई बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। या हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। इसको आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, फाई बी ए होता है। ठीक है, अब यहां से तीन कंडीशन, अच्छा इसका मात्रक वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। इसका यसाई मात्रक वेबर होता है, इसका WB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यसाई मात्रक वेबर, यसाई मात्रक कितना होता है बच्चों? वेबर, या हम इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं, यसाई मात्रक इसका वेबर होता है। यसाई रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कितना होता है? वेबर होता है। ठीक है, ये हम इसको कई तरीके से और भी लिखते हैं, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है, भी ध्यान देंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद इसके तीन कंडीशन को बताते हैं। इसको लिख लीजिए, ओके। आप देखिए इसके तीन कंडीशंस कौन कौन से हो सकते हैं। इसके तीनों कंडीशंस को देखेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं? फाई बी से। अब यहां से तीन कंडीशन होते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है? फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। अब यहां से देखिए तीन कंडीशन बनेंगे। पहला होता है कि अगर थीटा बराबर आपका कितना हो जाए? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? बी ए साइन थीटा
बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि फाई बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए, अर्थात हमारा जो फ्लक्स है, अर्थात फाई बी कैसा होगा, धनात्मक होगा। फाई बी कैसा होगा, धनात्मक होगा। और फाई बी का धनात्मक होने का मतलब है कि फील्ड लाइन आपके साइड में निकलेंगी, बाहर के साइड में। तो यहां से लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ये बात आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है, उसको भी सीखेंगे, उसको भी यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपका फाई थीटा बराबर कितना हो जाए, 90, तो थीटा बराबर 90 की कंडीशन में बच्चों कितना हो जाएगा, cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, यहां रखेंगे तो फाई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई भी होगा तो धनात्मक में, लेकिन कोई भी बल रेखाएं नहीं निकलेंगी। तो यहां पे लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर नहीं निकलेंगी, बाहर की ओर नहीं निकलेंगी, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या बनती है यहां से। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर थीटा बराबर 180 हो जाए तब क्या होगा, तो भाई cos 180 का मान -1 होता है, तो यहां से आ जाएगा -BA। अर्थात जो हमारा फाई बी है वो कैसा है, नेगेटिव है। फ्लक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव फ्लक्स का क्या तात्पर्य है कि बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं। तो यहां लिखेंगे इसका तात्पर्य क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं। अंदर का मतलब पृष्ठ के अंदर, ठीक है, अंदर की ओर जा रही हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम समझेंगे क्या होता है आगे टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, देखिए यहां पे अब आगे हम समझेंगे क्या होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आप लोग डालिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है, इसको देखिए यहां पे।
देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि किसी एकांकी क्षेत्रफल से, जैसे मान लीजिए ए है फील्ड, ए कोई एकांकी क्षेत्रफल है जिसकी क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है। और इससे मानते हैं कि कोई फील्ड लाइन निकल रही है बाहर, इससे क्या हो रहा है, फील्ड लाइन मान लो जो बी आपकी निकल रही है बाहर, ठीक। अगर हम इस एरिया वेक्टर को या हम इस क्षेत्रफल को, ये जो ब्लॉक है इसको हम हटाए ना, तो इसका फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं, फ्लक्स में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन यही अगर मान लो, इधर देखो, इस तरीके से मान लीजिए कोई लूप है, मान लीजिए कोई लूप है। अब यहां पे चुंबक हम लेकर के आ रहे हैं, ये चुंबक का है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, चुंबक से बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबक से बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी भाई। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर चुंबक हमारा v वेग से इस फील्ड की तरफ आ रहा है, इस कॉइल की तरफ आ रहा है, तो इस कॉइल से संबंध जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि जब चुंबक इस कॉइल के, इस कुंडली के करीब आएगा तो इस कॉइल से ढेर सारी बल रेखाएं जाएंगी। बात को समझिए, या हम इसी चुंबक को थोड़ा पीछे कर दें, दूर इससे जाने लगे, इस कुंडली से दूर जाएगा तो इस कुंडली से संबद्ध जो बल रेखाएं होंगी वो और कम हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये मैग्नेट किसी कुंडली की तरफ आ रहा है तो इस कुंडली से संबंध जो फ्लक्स है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब कभी किसी कुंडली का फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विभव उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं। जब कभी हम किसी कुंडली के संबंध में जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन करते हैं, फ्लक्स के परिवर्तन होने से दो चीजों जनरेट होती हैं। एक क्या होता है, विद्युत ईएमएफ, माने वैद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है, और दूसरी चीज क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। ये बात समझ में आई कि नहीं। क्या मैंने बताया कि एक ऐसी घटना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन होने से प्रेरित धारा तथा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। तो यह प्रक्रिया या यह घटना क्या कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, प्रेरित धारा बन रही है और वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। कहीं पे भी फ्लक्स परिवर्तन हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहां पे तो हो रहा है, जैसे इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे मान लो, अब जैसे यहां पे मान लो कोई चुंबक हमने लगा दिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, और ये रोटेट कर रहा है, ये मान लो रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ऐसे चुंबक हमने लिया है। चुंबक लिया है तो एक समय आएगा कि इस कुंडली से ढेर सारी फील्ड लाइन जाएंगी, फिर घूमेगा, एक समय आएगा जीरो, एक समय ज्यादा होगा, एक समय कम होगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ फील्ड लाइन निकल रही है और हम इसको घुमाते रहे, घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दो चीजें बनती हैं, कौन कौन से, प्रेरित धारा बनता है और वैद्युत वाहक बल बनता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आएगी नहीं। क्या बताया मैंने कि जब किसी कुंडली से संबद्ध, क्या बोला कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में दो चीजें उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी, वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल भी देखा, क्या क्या, कि जैसे एक कुंडली है, अब इस कुंडली में कोई चुंबक लिया, चुंबक का नॉर्थ पोल हमने इधर किया है, तो फील्ड लाइन इधर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी नॉर्थ पोल से, तो बाहर की तरफ निकलेंगी। हो सकता है जब चुंबक थोड़ा दूर रहा हो तो इससे कम लाइन निकल रही हो,
और पास आया, और ज्यादा लाइन निकली, और पास आया तो और भी ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे चुंबक किसी कुंडली की तरफ जा रहा है तो उस कुंडली से संबद्ध जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है। ये बात समझ में आई? मतलब फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरीके से जैसे चुंबक है, चुंबक हमने यहीं पे रोका हुआ है, लेकिन एक कुंडली क्या कर रही है, अपने अक्ष पे ऐसे से घूम रही है, अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है। अगर ये घूमेगी तो फ्लक्स में क्या होगा, यहां पर भी परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ होगा और प्रेरित धारा जनरेट होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और इसी घटना को हम नाम देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए। अगर आपको चुंबकीय प्रेरण समझना है तो दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ और इंड्यूस धारा आपकी जनरेट होगी। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा देखिए, लिखते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे यहां पे। परिभाषा क्या कहता है, लिखेंगे, जब किसी कुंडली, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में, इसको लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट भी रिमार्क कर लीजिए इसको। तो उस कुंडली में, उस कुंडली में वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ कहते हैं, वैद्युत वाहक बल जिसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, ईएमएफ, तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को माने पूरी प्रक्रिया जो है हमारी, इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यहां पे वैद्युत वाहक बल ना लिखे, आप थोड़ा सा लिख लेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ बनता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक है, और थोड़ा यहां पे भी चेंजिंग कर लेंगे, ईएमएफ ना लिख करके इंड्यूस ईएमएफ लिख लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
अब देखिए आपको कुछ कंडीशन हम दे रहे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि किसमें ईएमएफ जनरेट होगा और किसमें नहीं होगा। चलिए आप लोग बताएंगे। यहां पे देखिए, अगर कोई कुंडली है, कोई कुंडली है और कुंडली रुकी हुई है, कुंडली की वेलोसिटी कितनी है, रुकी हुई है, कुंडली कैसा है, रुका हुआ है। तो अगर चुंबक इसकी तरफ, कोई चुंबक है इसकी तरफ फेंक रहे हैं, एक कुंडली है, कुंडली की तरफ हम चुंबक को सॉरी देखिए यहां पे कुंडली है और कुंडली की तरफ हम क्या कर रहे हैं, चुंबक को फेंक रहे हैं। तो फेंक रहे हैं, यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा। देखो तो ये फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेंगी, साउथ पोल है तो अंदर की तरफ आएंगी ना, फील्ड लाइन इधर आएंगी। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस कंडीशन में फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, आप कहेंगे यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस, क्या होगा, यस होगा कि नहीं। अगर देखो, अगर इस तरीके से हो जाए, इसकी वेलोसिटी v है, किसी v वेलोसिटी से हम यहां फेंक रहे हैं, ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे इसमें बताइए आप लोग, अगर हम v वेग से कुंडली चल रही है किसकी तरफ, चुंबक की तरफ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, इसमें प्रेरण वैद्युत वाहक बल जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी आप कहेंगे क्या, S जनरेट होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, एक और देख लेते हैं यहां पे, एक चुंबक है और चुंबक मान लीजिए रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब मान लीजिए कुंडली ही ऐसे घूम गई, तब कुंडली ही ऐसे घूमने लगी, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका वैद्युत वाहक बल इसमें जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। तो इसमें भी ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना होगी, इसमें भी होगा। अगर कुंडली रोटेट कर गई तो, दोनों रुका हुआ है तब भी, और दोनों मूव करने लगे तो भी होगा। तो बहुत सारी कंडीशन बनते हैं। अच्छा, जैसे इसमें बताइए, दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तो बताइए यहां पे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ना तो चुंबक घूम रहा है, ना ही कुंडली घूम रही है, एक दूसरे मतलब अपने स्थान पे रुके हैं। तो यहां पे कोई भी ईएमएफ आपकी इंड्यूस नहीं होगी। नो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तीन कंडीशन, 3-4 चीजें हमने देखा। जैसे अगर कुंडली स्थिर है, चुंबक आ रहा है, तो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा। कुंडली आ रही है, चुंबक रुका हुआ है, तो भी ईएमएफ होगा। चुंबक रुका हुआ है, कुंडली घूमेगी तो भी ईएमएफ होगा। लेकिन अगर दोनों रुक जाएंगे तो कोई भी ईएमएफ होने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। चलिए, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे फैराडे के नियम की तरफ। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रेरण के नियम। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रिमार्क कर लें और 100% आपको यहां से बोर्ड में देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए 2 नियम दिया, जिसमें उनका पहला नियम क्या था, एक सूत्र दिया था, उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूमैन का नियम। और जो सेकंड लॉ था इनका, उसको हम बोलेंगे लेंज के नियम के बारे में, जिसमें हम दिशा के बारे में देखेंगे, किस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी।
इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने दो नियम दिए थे, तो लिखेंगे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के, लिखेंगे फैराडे वैज्ञानिक थे, लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिणामों के दो नियमों के रूप के परिणामों के दो नियमों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। परिणामों के दो नियमों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिपादित किया जाता है, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए पहला नियम लिखेंगे, प्रथम नियम, ऐसे हेडिंग लगा लेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या जानेंगे? प्रथम नियम हमने आपको बताया था, प्रथम नियम यही है कि जो ईएमएफ, जो प्रेरित आपका विभव है, प्रेरित विभव नहीं कहेंगे, जो प्रेरित आपका ईएमएफ है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, उस फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। हम क्या जानेंगे? पहला नियम क्या कहता है कि जो आपका प्रेरित ईएमएफ है, क्या बोला मैंने? प्रेरित ईएमएफ मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान है वो फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इस बात को लिखेंगे कैसे? जब किसी फ्लक्स से संबद्ध या जब किसी फ्लक्स, या लिखिए जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण
जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज देखेंगे, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। इसे कभी कभी पूछ लेता है यहां से, इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूमैन्स लॉ कहते हैं। अब देखिए यहां पे, अब लिखेंगे यहां पे, यदि किसी t समयांतराल में, यदि किसी डेल्टा t समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में, या किसी dt सम लिखेंगे, dt लिखते हुए शॉर्ट ज्यादा सही रहेगा। यदि dt समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो? dB, तब प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा, या प्रेरित EMF होगा। तो जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल है या इंड्यूस EMF है E, वो किसके बराबर हो जाएगा? E इज इक्वल टू, हमने आपको बताया क्या है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस d phi b अपॉन dt होता है। कितना होता है बच्चों? E बराबर, E क्या है आपका? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। प्रेरित वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? ऋणात्मक साइन के साथ माइनस d phi b बटा dt के बराबर होता है। क्लियर हो गया बात? यदि अगर हम मानते हैं कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो n से मल्टीप्लाई n गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब कैपिटल N अगर है तो E बराबर कितना होगा? माइनस n d phi b अपॉन dt होता है। कितना होता है? E इज इक्वल टू माइनस d phi b बटा dt होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? कोई प्रॉब्लम यहां पे होना नहीं चाहिए। इसको आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां पे समझेंगे एक बार। देखिए फैराडे जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हो गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया, और उन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए, जिसमें उनका पहला नियम हमारा न्यूमैन का नियम कहलाता है और दूसरा नियम लेंज के नियम से कहलाता है। ठीक है, पहला नियम उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा क्या कि किसी भी कुंडली में, अगर कोई कुंडली है उससे बद्ध कोई फ्लक्स है, अगर हम फ्लक्स में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन कितना उत्पन्न होगा
इस चीज को बताने के लिए उन्होंने पहला नियम दिया। क्या था कि जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। आगे बताएंगे ऐसा ऋणात्मक क्यों होता है, दूसरे नियम में बात आपको समझ में आएगी। होता है और तथा इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। अब मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि किसी वेरी स्मॉल टाइम में, मतलब डेल्टा टी का मतलब है बहुत छोटा समय अंतराल है, इस जहां पे डेल्टा टी लिखने के पीछे कारण है dt। dt क्यों लिखा है, गणित में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही सूक्ष्म, वेरी माइन्यूट टाइम में, तो बहुत ही छोटे समय अंतराल में मैंने मान लिया कि चुंबकीय जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो कितना है, d5e है। तब अगर हम बात करें कि इंड्यूस ईएमएफ या प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो E है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि E जो है बराबर होगा -d5e/dt। इसी के होता है, मतलब फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मैं मान लिया कि फेरों की संख्या यदि n हो तो E बराबर कितना हो जाएगा, -n/d5e/dt होता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? इतनी बात से सहमत हो तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे यहाँ पे क्या कैसे है। एक बात लिख लेंगे यहाँ पे, नोट में एक बात आप लिख लीजिए। नोट में एक बात लिखेंगे, चलिए नोट एक डालेंगे। नोट में लिखिए आप सब कि वहां साइन में एक नोटेशन पॉइंट हमने दिया था, ऋणात्मक साइन। तो ऋणात्मक का वहां मतलब क्या है, नोट 1 में लिखेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, लिखिए, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि, क्या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। सदैव फ्लक्स परिवर्तन का सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स परिवर्तन क्या क्या करता है, विरोध करता है। ये नोट नंबर पहला है। एक नोट और लिख लीजिए, नोट 2। नोट 2 क्या लिखेंगे, यहां पे लिखिए आप कि n5e कुंडली में n5e कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या फ्लक्स लिंकेजेस इसी को बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स की संख्या कहते हैं।
की संख्या कहते हैं। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, ये भी लिख लीजिए, इसका ये बात भी। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। क्या होता है? वेबर टर्न। तो इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को देखिए कल लेके चलेंगे। और कल मुझे पढ़ाना है फैराडे के दूसरे नियम पे, हम लोग जो लेंज का नियम है उसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद इंड्यूस करंट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल की वीडियो फिर से मिलेंगे एक नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।